7 है कि एन अप्लायंस रेटेड एट 900 वोल्ट 1.5 एम्पियर इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि ये अब हमें वी एस दे दिया गया है और आई एस दे दिया गया है, ये दोनों वैल्यूज राइट। कैलकुलेट करना है हमने करंट इन द प्राइमरी कॉइल, आई पी कैलकुलेट करना है। ट्रांसफार्मर जो है वो वही होगा जो कि इससे ऊपर वाले सिनारियो में था, ये वाला ट्रांसफार्मर राइट। तो हमें अब इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्न्स हमने कैलकुलेट किए थे, वो थे 45। प्राइमरी कॉइल में इसके टर्न्स हमें गिवन थे 1200। तो ये दोनों वैल्यूज ही हम यहाँ पर अगर यूज कर लें तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो करंट जो है प्राइमरी का ऊपर वाले केस में हमें गिवन नहीं था, तो हम उनको यूज करें या जो भी यूज करें, तो दो रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इसमें हमें एन एस पता होगा, एन पी पता होगा, लेकिन इस रिलेशन में प्रॉब्लम यह है कि वी शुड नो आई एस राइट। आई एस भी हमें पता है, वो भी हम, बल्कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम पुट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। ठीक हो गया ना। अब वी एस भी हमें पता है, ये है वी एस, वी पी भी हमें पता है, ये है वी पी, और आई एस हमें नीचे वाले सिनारियो में गिवन है, तो हम आई पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आप फार्मूला लगाएं और उसको कैलकुलेट करें, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर आउट। 28th है, अब यहां पर सिनारियो चेंज हो गया। ऊपर वाले दो सिनारियोज में एक ही ट्रांसफार्मर था, अब ये एक नया ट्रांसफार्मर है। अगले दो सिनारियो इस ट्रांसफार्मर की बेस के ऊपर होंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसको स्टेप अप वोल्टेज करना है। ये प्राइमरी की वोल्टेज दे दी गई है वीपी, प्राइमरी का ये सेकेंडरी का करंट दे दिया गया है, और ये सेकेंडरी की वोल्टेज दे दी गई है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल के हमें टर्न्स दे दिए गए हैं। आपने क्या करना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल टू दैट ऑन द प्राइमरी कॉइल कैलकुलेट करना है, एन एस ओवर एन पी कैलकुलेट करना है, और आपने एन एस भी कैलकुलेट करना है। तो आप पहले एन एस ही कैलकुलेट कर लें। एन एस एन पी मल्टीप्लाइड बाय वी एस ओवर वी पी होगा। एन पी है 250, वी एस है 6600, और जो है वी पी है 220 वोल्ट्स। इसका 0 से 0 कैंसिल कर दें, बाकी रेस्ट ऑफ द उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आएगा। अब आप इस 7500 को इस रेशो में पुट कर दें। सेकेंडरी टर्न 7500, प्राइमरी की टर्न 250, ये आपको 30 जवाब दे देगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 है, इस ऊपर वाले ही दो हमने जो कैलकुलेट की हैं वैल्यूज, इन्हीं की कंटिन्यूएशन है। आपने करंट मालूम करना है जो फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल के अंदर। सो करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू करंट इन द सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय एन एस ओवर एन पी। एन एस ओवर एन पी की जगह हमने ओवर अभी रेशो ये कैलकुलेट किया वो 30 थी, तो हम यहाँ पर 30 पुट कर देंगे। आई एस की जगह हम ऊपर अगर देखें तो सेकेंडरी का हमें करंट 15 मिली एम्पियर दिया हुआ था। सो हम यहाँ पर अगर 15 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 450 मिली एम्पियर्स। ठीक हो गया ना। 15,030, 15,003, 45 आ जाता है। सो 450 मिली एम्पियर यहाँ पर आ सकता है। एट द सेम टाइम इसको अगर हम सिंपल कर दें तो 0.123 कर दें तो 0.45 एम्पियर भी इसका जवाब ठीक है। सो बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। 30 है, अ कॉइल इज कंस्ट्रक्टेड बाय, एक कॉइल बना दी गई है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, उसका रेडियस इतना दिया गया है, फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अब ये हमें फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू नहीं दी हुई, ये दिया हुआ है 2.2, बी इज इक्वल टू 2.2 टाइम्स द करंट राइट। तो करंट की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। वेयर बी इज इन टेस्ला एंड करंट आई जो है वो एम्पियर में होगा। करंट अब आपको दे दिया गया है 0.464, आपने बी कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना, 0.64 को अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें विद 2.2, तो यू विल गेट द फ्लक्स डेंसिटी बी विच कम्स आउट टू बी 1.4 टेस्ला। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर ऑफ द कॉइल इन द अबव मेंशन्ड सिनेरियो। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी मल्टीप्लाइड बाय ए। उसके लिए पहले आपको इस रेडियस को यूज करके एरिया कैलकुलेट करना होगा, विच विल बी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय
3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आप करेंगे, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 10⁻⁻⁴ एंड देन यू विल गेट 0.0028 मीटर स्क्वायर। या आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब नीचे आ जाएं, अब इस वैल्यू में पुट कर दें। बी की वैल्यू हमने ऊपर क्या कैलकुलेट की थी, 1.4 टेस्ला। 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.0028। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.123 हो जाएगा, तो 0.004 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो। जी हाँ, बिल्कुल ये ठीक है, 0.004। और ये SI यूनिट्स में आएगा, वेबर में ही आएगा। इसको कन्वर्ट कर लें मिली में तो 1 2 3 अगेन 4 फिर मिली वेबर आ जाएगा। सो 4 मिली वेबर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 है, फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना है। अब ये जो हमने BA से कैलकुलेट किया, ये क्या था, ये फ्लक्स था। फ्लक्स लिंकेज के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि हमें यहाँ पर 400 दी हुई है, राइट। तो ये जो 4 मिली वेबर आपने कैलकुलेट किया है, 4 मिली वेबर को आप मल्टीप्लाई कर दें 400 से, तो यू विल गेट 1600। ठीक हो गया ना। तो फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो दैट विल बी 1600 मिली वेबर। या अगर हम इसको मिली हटा दें इसका, तो 1 2 3 डेसिमल पॉइंट्स पीछे आ जाएगा, 1.6 वेबर्स। 33 है, इसी सिनारियो में आपने देखना है कि अगर करंट जितना भी था उस कॉइल में, जो कितना था 1.8 था, दिस वाज गिवन हियर करंट, बल्कि करंट था 0.64, ये वाला करंट उसमें फ्लो कर रहा था। तो उसके लिए बी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी जो 1.4 आई थी, और उसी के लिए एरिया को यूज करके हमने फ्लक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी जो 4 थी, और फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो 1.6 थी। वो कहता है यही करंट अगर आप विद इन 0.01 सेकेंड ऑफ कर दें, तो आप बताएं EMF इंड्यूस क्या होगी। तो EMF इंड्यूस होता है फ्लक्स लिंक्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ये फैराडेज लॉ ही है। तो इस फ्लक्स लिंक्ड की जगह आपने ये 4 मिली वेबर पुट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स है। आपने 1.6 वेबर पुट करना है, ये है फ्लक्स लिंकेज। तो 1.6 अगर आप यहां पर पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.011 के ऊपर, यू विल गेट दिस। ये अप्रोक्सीमेटली 144 आता है, तो 145 क्लोजेस्ट आंसर इसका हम लगा सकते हैं, राइट। तो जब भी ये बात याद रख लें, जब भी आप इंड्यूस्ड EMF यूज कैलकुलेट करते हैं, तो ऑलवेज यूज फ्लक्स लिंकेज, जिसकी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ टर्न्स भी आते हैं, वो वाला फार्मूला, राइट। तो NBA वाला फार्मूला आप हमेशा यूज करेंगे जब आप इंड्यूस्ड EMF में फ्लक्स की वैल्यू पुट करना चाहेंगे। तो सिर्फ BA नहीं पुट कर देना, तो जवाब गलत आ जाएगा। अब ये डिस्क्रिप्टिव सा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कन्वे करता है, कि वो कहता है कि सजेस्ट व्हाई स्विचिंग ऑफ अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट द करंट इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली रादर देन स्विच्ड ऑफ सडनली। एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि कॉइल की फॉर्म में ही होगा ऑब्वियसली, और इसको आपने जोड़ा हुआ था किसी बैटरी से, तो उस बैटरी की वजह से इसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल क्रिएट हो गया था। तो जब हम ये इसका स्विच सपोज यहां पर लगा हुआ है, उसको हम ऑफ कर देंगे, अगर स्विच ओपन कर दिया अब हमने यहां पर, तो करंट खत्म हो गया, ये नॉर्थ साउथ पोल खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम स्विच ओपन करते हैं तो अचानक से मैग्नेट की जो चिपकी हुई चीजें हैं वो फौरन गिर जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मुख्तलिफ चीज़ों को उठाने के लिए स्क्रैप यार्ड में यूज़ किया जाता है, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो देखा गया कि जैसे ही उस बड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेट का बटन ऑफ करते हैं तो वो चीज़ें अचानक नहीं गिरती, कुछ देर तक चिपकी रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता अचानक से वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही स्लोली वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोता है, उसमें से करंट आहिस्ता आहिस्ता फॉल करता है। हालांकि हमने स्विच ओपन कर दिया लेकिन करंट उसमें से बहुत ही स्लोली फॉल करता है, ग्रेजुअली, और थोड़ी देर बाद जाकर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसके साथ लगी हुई चीज़ें गिर जाती हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी है एक, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी भी चेंज इन करंट को
अपोज किए बगैर नहीं रहेगा। हमेशा जब भी करंट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से चेंज किया जाता है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ये उस चेंज इन करंट को अपोज करता है। मैग्नेटाइज भी ये स्लोली होता है। अगर हम ये स्विच क्लोज कर दें तो एक्सपेक्टेड बात यह है कि करंट फौरन राइज कर जाएगा और फौरन ही ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये उसको भी अपोज करता है, इंक्रीज इन करंट को अपोज करता है, तो करंट स्लोली राइज करता है और ये आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी फुल स्ट्रेंथ को पहुंचता है। इसी तरह जब इसको हम बंद करते हैं, स्विच को वापस ओपन करते हैं, सर्किट क्लोज कर देते हैं, सर्किट ओपन कर देते हैं, सर्किट तोड़ देते हैं, तो तब भी करंट उतनी जल्दी फॉल नहीं करता जितनी जल्दी उसको फॉल होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी ये इंडक्टर जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, ये अपनी सेल्फ इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी की वजह से उस वक्त भी डिक्रीज इन करंट को अपोज कर रहा होता है। तो अपनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, जो कि लेंज़ेस लॉ का ही एक जो समझें कॉन्सिक्वेंस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये सडनली डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज नहीं होता। इसमें से करंट भी सडनली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। 35 है, अ फ्लैट कॉइल, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स दे दी गई है, उसका रेडियस दे दिया गया है, आपको उसकी बी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी गई है। आप बताएं, तो कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड से फौरन खींच लिया है बाहर इन दिस टाइम 0.3 सेकंड में, बहुत ही जल्दी खींचा है, और यहां पर आपको एंगल भी दे दिया गया है। और ये देखें कि ये एंगल कौन सा दिया गया है, दिस एंगल इज बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द फ्लक्स लाइंस, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब अगर फ्लक्स लाइंस इस तरफ हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कॉइल इस वक्त इस कंडीशन में है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल और फ्लक्स लाइंस के बीच में इस वक्त जो एंगल है, जो कि यहां पर अल्फा से दिया हुआ है, दैट इज 90 डिग्रीज, राइट। वेक्टर एरिया का यहां पर अगर एंगल लेंगे तो वो तो जीरो होगा, नॉर्मली हम वेक्टर एरिया का लेते हैं, लेकिन इस सिनारियो में हमें प्लेन ऑफ द कॉइल वाला एंगल दिया गया, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो कहते हैं अगर एंगल अल्फा 0 हो, 90 हो और 35 हो, तो आप कैलकुलेट करें कि एवरेज ईएमएफ क्या होगी। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फ्लक्स लिंकेज NBA से आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, आपको B भी गिवन है, एरिया आप इस रेडियस से कैलकुलेट कर लेंगे, ये फ्लक्स लिंकेज आपके पास आ जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय आप इसको जब डेल्टा टी यहां पर 0.3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम वाली। लेकिन क्या होता है कि आगे हमने यहां पर क्या लगाना होता है, कॉज थीटा। फ्लक्स का फार्मूले में जो BA कॉज थीटा होता है, उसमें जो थीटा होता है ये B और वेक्टर एरिया के बीच का एंगल होता है, राइट, प्लेन एरिया का एंगल नहीं होता। तो अगर आप यहां पर कॉस थीटा पुट करें और थीटा की जगह ये 0 वैल्यू, 90 वैल्यू, 35 वैल्यू पुट करें तो जवाब गलत आ जाएगा। इस केस में ये जो अल्फा एंगल दिया गया है हमें, वो प्लेन ऑफ द कॉइल और फ्लक्स लाइंस के बीच में दिया गया है। तो जब भी प्लेन ऑफ द कॉइल का एंगल दिया गया हो तो ये फ्लक्स वाला फार्मूला BA कॉस थीटा की बजाय BA साइन थीटा हो जाता है, राइट। या तो आप यूं करें कि इस एंगल को माइनस कर दें 90 से और वेक्टर एरिया वाला एंगल लगा के फिर पुट करें, फिर तो आप कॉज ही रखें, लेकिन वो लंबा काम है तो हम कॉज नहीं रखते, कॉज की जगह साइन पुट कर देते हैं और वही प्लेन एरिया वाला ही एंगल उठा के पुट कर देते हैं। तो यहां पर आपने NBA कॉज थीटा की बजाय NBA साइन थीटा, या साइन थीटा मैं नहीं लिखता, अल्फा ही लिख देता हूं जो गिवन है, राइट। तो अब आंसर आपका जो है वो ठीक आएगा। और फॉर एन एंगल ऑफ 0, यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 एंगल के ऊपर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0 होगी, तो 0 वाले एंगल के ऊपर 0 होगी। सिर्फ ऑप्शन A ही है जिसमें पहले 0 है। तो अक्लमंद आदमी सिर्फ एक सॉल्व करके बाकी सारे को प्रेडिक्ट कर सकते, तो वो कहेगा A ऑप्शन ही जवाब ठीक है, बाकी को कैलकुलेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया ना। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप डाउन इतना वोल्टेज तो इतना वोल्टेज। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, आपने रेशो निकालनी है NS/NP की। तो कुछ नहीं करना, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। 7.5 को 220 पर डिवाइड कर दें और आपका जो है वो जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स आप बताएं अगर सेकेंडरी कॉइल कितनी है। ये ऊपर वाले सिनारियो की ही कंटिन्यूएशन है, तो इसमें आपको NS/NP की रेशो पता चल जाएगी। आप उस रेशो को यूज करके NP अगर आपको गिवन है, NS गिवन है, तो NP निकाल सकते हैं आप। 38 है, सजेस्ट वाई
द वायर फॉर्मिंग द सेकेंडरी कॉइल इन केस ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नीड्स टू बी केप्ट थिकर। तो होता ऐसा है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी की जो कॉइल है वो थोड़ी सी पतली बनाई जाती है, जबकि सेकेंडरी की कॉइल थोड़ी सी मोटी बनाई जाती है। अब यहाँ पर देखें सेकेंडरी में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स भी कम किए हैं टू शो दैट दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऐसा वो कहता है, आप बताएं कि क्यों होता है, क्यों किया जाता है ऐसा। उसकी वजह यह है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी वोल्टेज, जबकि सेकेंडरी का जो करंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी करंट। तो इस सेकेंडरी वाली कॉइल में जो करंट दौड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाली कॉइल का। तो ज्यादा करंट जब होता है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो हम सेकेंडरी वाली कॉइल को थिकन कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो एरिया जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, वो ज्यादा करंट की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है वो हीट लॉस नहीं होगा। So the secondary coil has a higher current and therefore a thicker wire is needed to minimize the heating effect. C is the correct option. 39 है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगेन आपको एक रिलेशन दे दिया गया है 2.5 टाइम्स आई। आई करंट है, आई इज इन एम्पियर एंड बी इज इन मिली टेस्ला। यूनिट भी देखें, पीछे जो हमें रिलेशन दिया गया था 2.2 टाइम्स करंट वाला, उसमें दोनों एसआई यूनिट्स में थे। तो अब वो यहाँ पर कहता है क्रॉस सेक्शन आपको डायमीटर भी दे दिया गया है, यहाँ से एरिया निकाला जा सकता है। A length of the wire is wound tightly around the center of the solenoid। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, सोलिनॉइड को मैं एक सॉलिड रॉड की फॉर्म में शो कर रहा हूँ ताकि सिंपलिसिटी रहे, कंफ्यूजन ना रहे। ये सोलिनॉइड ही है, इसको मैंने एक सिंपल ब्लॉक बना दिया। वो कहता है इसके सेंटर के ऊपर एक और छोटी सी कॉइल हमने वाउंड कर दी है जिसकी 50 टर्न्स है। सोलिनॉइड अपनी जगह काम कर रही है, उसके ऊपर ही सेंटर में एक और छोटी कॉइल डाल दी है और उसकी 50 टर्न्स हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में तो वो पूछ रहा है कि आप बताएं अगर करंट 1.8 एम्पियर का होगा तो फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में उसको पुट कर देना है 2.5 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली 1.8 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा बी का विच इज 4.5 और वो मिली टेस्ला में आएगा, क्योंकि यहां पर उसने मैंने कहा है कि ये इस रिलेशन में मिली टेस्ला ही है। तो 4.5 मिली टेस्ला का जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सोलिनॉइड जिसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, सपोज यहाँ पर साउथ पोल है, वो प्रोड्यूस कर रही है। ये सोलिनॉइड, ये पीछे वाला जो ब्लॉक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर वाली जो वायर है उसकी बात नेक्स्ट एमसीक्यू में है। अब वो कहता है कि आप बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, वो जो स्मॉल कॉइल है उसकी बताएं, विच इज बाउंडेड ऑन द बिगर कॉइल। तो आपने कुछ नहीं करना, n मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए, लिंकेज पूछा है ना उसने, तो n भी इसमें शामिल करेंगे हम। नंबर ऑफ टर्न्स उसके 50 हैं, b हमने अभी 4.5 मिली टेस्ला कैलकुलेट किया। आगे आप इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे, इसको में पुट कर देंगे, आपको सिंपली फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब ये फ्लक्स लिंकेज की यहाँ पर जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आती है वो आती है 110 माइक्रोवेबर। अब क्वेश्चन ये है अगला वाला, ये थोड़ा सा मजीद ट्रिकी है। वो कहता है इफ द करंट इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम, 0.031 सेकंड के अमाउंट ऑफ टाइम में हमने इतना करंट चेंज कर दिया कि करंट बिल्कुल रिवर्स ही कर दिया, ठीक है ना। पहले अगर सपोज सोलेनॉइड में इस तरफ करंट फ्लो कर रहा था, तो अब विद इन 0.031 सेकंड हमने उल्टी तरफ करंट फ्लो कर दिया है, राइट। तो आप बताएं कि ईएमएफ जो है स्मॉल कॉइल में कितनी इंड्यूस होगी। अब फ्लक्स लिंकेज जो है ईएमएफ का हमने वो एनबीए से इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में 110 माइक्रोवेबर कैलकुलेट किया है। करंट एक डायरेक्शन में 1.8 एम्पियर फ्लो कर रहा था उस सोलिनॉइड में से, उसके ऊपर ये छोटी वायर भी मैं दोबारा यहीं पर बाउंड कर देता हूं। अगर ये करंट विद इन 0.03 सेकेंड 1.8 से 0 हो जाता, करंट रोक देते, तो 110 माइक्रोवेबर का फ्लक्स चेंज आता, ठीक है ना। तो हम क्या करते, इस चेंज इन फ्लक्स को 110 माइक्रोवेबर को डिवाइड कर देते 0.031 सेकंड के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाता। और हम कहते जितना इसका जवाब आता उतना ही हम कहते इतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ, सपोज कोई 2, 3, 23 वोल्ट जितनी भी है, ये एक हाइपोथेटिकल समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें उसने करंट को 1.8 जो था उसको 1.8 से वापस 0 पे नहीं किया, रिवर्स कर दिया है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में 1.8 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अब
फ्लक्स जो है वो 110 माइक्रोवेबर जितना चेंज नहीं हुआ, इसका डबल चेंज हुआ है। 110 माइक्रोवेबर से जीरो हुआ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 110 माइक्रोवेबर दोबारा हो गया क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो टोटल जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो इसका डबल यानी कि 220 माइक्रोवेबर चेंज हुआ है। ये बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आप वो फोर्स एंड मोशन में पढ़ते हैं ना कि बॉल आ रही है विद वेलोसिटी v और बाउंस करके विद वेलोसिटी v सेम डायरेक्शन में दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से वापस चली गई है, सेम स्पीड से। तो आप बताएं चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो आप कहते हैं फाइनल वेलोसिटी -v है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो +v थी, तो फाइनल में से मैंने इनिशियल को माइनस किया है, तो टोटल जो चेंज है वो -2v का है। मोमेंटम की चेंजेस भी इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन जब हो जाती है। वो उसी किस्म की बात यहाँ पर है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कर दिया है, तो अब आप जो फ्लक्स चेंज लिखेंगे डेल्टा फाई न्यूमरेटर में वो 110 की बजाय उसका डबल लिखेंगे 220। तो अब आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा थोड़ा सा डिफरेंट, वो जो भी आए तो आपने वो इसमें पुट कर देना है, राइट। अप्रोक्सीमेटली आएगा 7 मिली वोल्ट ही आता है इसका। 42 है इंड्यूस्ड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हम पहले बात कर चुके हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के ऊपर। बी ऑप्शन है रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल, तो इस पर भी डिपेंड करता है इंड्यूस्ड करंट, लेकिन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। रिलेटिव मोशन अगर बढ़ा देंगे तो इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो बी ऑप्शन इसलिए नहीं है। सी ऑप्शन भी इसलिए नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बढ़ा देंगे तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ जाता है, कम नहीं होता, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी और सी ऑप्शन आप नहीं लगा सकते, ए ऑप्शन ही सही है। रेजिस्टेंस अगर सर्किट की बढ़ा देंगे तो इंड्यूस्ड करंट कम हो जाएगा। 43 है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ टर्न से तो फ्लक्स लिंकेज आ जाता है। 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्लाइड प्रिंसिपल इन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन और फैराडेज लॉ दोनों लग रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा अप्लाइड जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन वाला है, राइट। हम दो कॉइल लेते हैं आपस में जिनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकल जो है लिंक नहीं होता, एक में फ्लक्स चेंज करते हैं दूसरे में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर फैराडेज लॉ भी लग सकता है कि इस सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल। तो फैराडेज लॉ भी यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का कि हम क्या कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहे हैं, वो म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है, वो फैराडेज लॉ पे बेस्ड नहीं है। ऑल्दो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर इसका म्यूचुअल इंडक्शन है। 45 है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी के अक्रॉस आपने 200 वोल्ट का सोर्स लगाया, तो सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होती हैं, जितने टाइम्स ज्यादा होती हैं उतने टाइम्स वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ज्यादा है तो स्टेप अप कर देगा 2 टाइम्स। प्राइमरी में अगर 200 है तो सेकेंडरी में 400 हो जाएगी। 46 है ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ईएमएफ। तो कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहती है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज होती है, करंट भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर 50 हर्ट्ज का दिया है इनपुट में तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज का ही एसी आपको मिलेगा। 47 है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ वायर which is rotating in a magnetic field does not depend upon what। एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ा देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा देंगे फिर भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न से भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती ईएमएफ, रेजिस्टेंस पर क्या डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड करंट। 48 है अ बार मैग्नेट इज पास्ड थ्रू अ वायर लूप। एक वायर लूप है उसमें से एक बार मैग्नेट पास कर दिया है, राइट, इस तरह से। तो इंड्यूस्ड करंट विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन द नॉर्थ पोल एंटर्स द कॉइल फर्स्ट। आप चाहे नॉर्थ पोल पहले गुजारें या चाहे पहले साउथ पोल गुजार दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द मैग्नेट मूव्स फास्ट, ये बात ठीक है, अगर मैग्नेट फास्ट मूव करेगा तो ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा। इफ द साउथ पोल एंटर्स फर्स्ट, ये भी गलत है। इफ द मैग्नेट मूव्स स्लोली, इफ द मैग्नेट मूव्स स्लोली तो देन द इंड्यूस्ड करंट विल बी लेसर, so B is the correct option। 49 है the rate at which a single conductor should cut the flux
so that a current of this in a conductor of this resistance is connected is produced। ठीक है ना, वो कहता है इतनी रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में इतना करंट प्रोड्यूस करना है, आप बताएं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होना चाहिए। यानी कि वो बेसिकली पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होती है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में इंड्यूस्ड ईएमएफ ही कैलकुलेट करनी है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। करंट उठाएं, रेजिस्टेंस उठाएं, करंट की जगह और रेजिस्टेंस की जगह पुट कर दें और आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये सी ऑप्शन आ जाता है। 50 है, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स सेम द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज डबल। नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल ऑल्सो डबल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एन बी ए के बराबर है, इसमें एन का फिनोमिना आता है। एन डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग भी जो है वो डबल हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 ampere per second in a coil, then the induced EMF is equal to self inductance। ये बेसिकली डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्टेंस की। A coil is rotated in a uniform magnetic field about an axis perpendicular to the field. The EMF induced in the coil would be maximum when the plane of the coil is what? तो आप देखें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दें और इसमें अगर हम EMF induced in the coil देखें तो EMF induced in the coil मैक्सिमम होती है इस पोजीशन में, जबकि कॉइल इस तरह से है, बिल्कुल पैरेलल है। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगी, तो इसके अक्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी मैक्सिमम होगी। इसके बरक्स अगर ये कॉइल इस पोजीशन में हो, लाइक दिस, तो अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इसमें से उतनी ज्यादा क्रॉस नहीं होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है इस केस में 0 होता है। इट डज नॉट क्रॉस एनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन अ यूनिट टाइम। तो इस केस में जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड भी 0 होती है। सो ये वाली कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम। इस कंडीशन में प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।